हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोक्ष। और हमने पिछले 2 वीडियोस में हमने चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के प्रॉब्लम सॉल्विंग और थ्योरी पार्ट आर डी शर्मा के हमने कंप्लीट कर लिए थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवा दिए थे मैंने चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ उसको एक बार रिव्यू कर देना। काफ़ी बेनिफिशियल है आपके बोर्ड्स के लिए। तो फिर इस सेशन में हम चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स हम स्टार्ट करेंगे। वो भी सेम सेम आर डी शर्मा के कंटेंट पे ही करें। सॉरी, चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो इसमें जो मेन मेन टॉपिक्स है एक बार मैं वो गो थ्रू करा देता हूँ। पहले हम समझेंगे कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। लीनियर इक्वेशन पहले तो वन वेरिएबल वाला करेंगे। पता ही होगा वन वेरिएबल में क्या होगा। और ये 2 वेरिएबल में करेंगे जो हमारा चैप्टर है। फिर इसी का हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं। 2 वेरिएबल्स मतलब 2 इक्वेशंस होनी चाहिए। कंडीशंस भी होंगी हमारे पास कि जो हमारे पास इक्वेशंस होंगी ये होगा सिस्टमैटिक होगा। सॉरी, सिस्टमैटिक कह रहा हूँ मैं, कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का मतलब उसके अंदर एटलीस्ट वन सोल्यूशन होना चाहिए। एटलीस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। और इनका सिस्टम में जीरो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन हो ही नहीं सकता उसके बारे में। ठीक है। और फिर लास्ट में हमारे पास ग्राफ्स आएंगे कि ग्राफ्स को हम कैसे प्लॉट करेंगे। प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ्स। और हमारे पास वेज ऑफ सॉल्विंग जिसमें हमारे पास 3 मेथड्स आते हैं। और 2 मेथड्स हमारे सिलेबस में, एक मेथड हमारे पास कट हो गया था एनसीईआरटी की सिलेबस में। एक तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन है, एक हमारे पास एलिमिनेशन है, और तीसरा हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नॉट इन सिलेबस है। पर इस फिर भी आपका एक प्रूफ प्रूफ करवा दूंगा क्योंकि ये +1 में आएगा। सॉरी, ये +1 में आएगा। तो एक छोटा सा टच मिल जाएगा आपको +1 का। मेरे वैसे तो प्रूफ काफ़ी इजी होता है, घबराने वाली बात नहीं है। चलो अब शुरू करते हैं अपन हमारा सेशन। चलो, जो पहला टॉपिक था, क्या था हमारा टॉपिक? लीनियर इक्वेशंस, राइट। पिछले सेशन में मतलब चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की थ्योरी में मैंने बताया था कि पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं। पॉलिनोमियल्स वो होती हैं जिस जो फॉर्म सिग्मा ए के और एक्स की पावर के फॉर्म में हो, जहाँ पर के इज इक्वल टू 0 और एन तक जाता है। अब इसको खोलेंगे तो क्या आएगा? ए नोट एक्स 0 प्लस में A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस में जाते जाते जब तक एन ना पहुंच जाता है ये। ठीक है। अब हमारे पास अगर यहाँ पर एन की वैल्यू 1 होती है, ये एन है सॉरी, अगर एन की वैल्यू 1 होती है तो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन सकता है। जैसे एन की वैल्यू 1 होगी तो एन की वैल्यू 1 तक ही डिग्री होगी। अगर 1 डिग्री होगी तो लीनियर इक्वेशन है। अगर 2 डिग्री हो तो क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री हो तो क्यूबिक, 4 डिग्री हो तो बाई क्वाड्रेटिक, और 5 डिग्री हो तो पेंटिक आई थिंक। अब एन इज इक्वल टू 1 पुट करो, के इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू 0। एक बार के इज इक्वल टू 1 पुट करो। सॉरी 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 सॉरी, एक्स पावर के। तो एक्स पावर 1 और एक्स पावर 0। फिर प्लस में, क्योंकि यहाँ पे समीशन है, समीशन का मतलब प्लस होता है, तो प्लस में A1 x1। ये आपका आ गया एक स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और यहाँ पर वेरिएबल क्या है? एक्स है। तो मैंने आपको बताया था फंक्शन। फंक्शन हमने मान लिया A0 x0 मतलब एक्स पावर 0 और A1 x1। अब एक्स की पावर 0 1 होता है तो इसको A1 x पावर 1 प्लस में A0 सीधा सीधा मान लो। अब आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने A1 इज इक्वल टू A मान लिया और A0 इज इक्वल टू B मान लिया। तो एफ अल्टीमेटली एफ ऑफ एक्स क्या निकला हमारे पास? AX + B। ये अपन के पास आया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब वन वेरिएबल तो समझ में आ गया हमको। अब 2 वेरिएबल्स में क्या होगा? एक सेकंड रेज कर देता हूँ मैं। ठीक है। क्या मिला था हमको वन वेरिएबल में अपन को मिला था AX + B इज इक्वल टू एफ एक्स। कोई फंक्शन है एक्स के टर्म्स में। तो अगर 2 वेरिएबल्स में देखें तो 2 वेरिएबल्स का मतलब एक और वेरिएबल हमको इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो हमने एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर लिया वाई, एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर लिया वाई। तो हमने फंक्शन किया x, y। अब ये फंक्शन x, y का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा फंक्शन है जो 2 वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंडेंट है।
कि यहाँ पर देखो एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल डिपेंडेंट था। अब जो से ये एफ ऑफ एक्स कोमा वाई है ना, वो दो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंडेंट है ये। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर वाई की पावर वन है, यहाँ पर वाई की पावर वन है, यहाँ पर एक्स की पावर इंटू वाई की पावर जीरो जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 डिग्री, यहाँ पर भी 1 डिग्री, यहाँ पर 0 डिग्री, तो मैक्सिमम डिग्री क्या है हमारे पास 1। तो हमारे पास ये कह सकते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है जिसमें टू वेरिएबल्स हैं, और ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में लिखने का। राइट, ठीक है। वैसे जनरली तो हम इज इक्वल टू जीरो मानते हैं यहाँ पर, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जनरली जनरल बात करते हैं, पर ये ज़्यादा सही रहेगा, इज इक्वल टू एफ एक्स को मोबाइल, ये ज़्यादा सही रहेगा। चलो, अब पता लग गया हमारे पास लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स का फॉर्मेट क्या होता है। चलो बढ़िया, फिर तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो था वो हमारे पास कंडीशंस पे था, कंडीशंस था। तो टू वेरिएबल्स एंड टू वेरिएबल्स हैं हमारे पास क्या है, टू वेरिएबल्स। तो टू वेरिएबल्स के एक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास मिनिमम टू इक्वेशंस तो मिलने ही चाहिए। अगर आपको टू वेरिएबल्स इन वन इक्वेशन मिला, वो सिर्फ एक इक्वेशन मिला, तो उसको एक डाइफेंटाइन इक्वेशन कहेंगे, जिसमें क्या पता इन्फिनिट इन्फिनिट सॉल्यूशंस हो, और क्या पता इन्फिनिट इंटीजर सॉल्यूशंस हो, वैसे यही कहते हैं अगर जीसीडी के ऊपर डिपेंड है ये। ठीक है, टू वेरिएबल्स मानते हैं कि ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, एक ये इक्वेशन है। और ए टू एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सॉरी सॉरी बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन है। अगर इन दोनों इक्वेशन, अगर ये इक्वेशन नहीं मिलता मेरे को और सिर्फ एक ही इक्वेशन होता, तो इसको हम डायफेंटाइन इक्वेशन कहते हैं, ये नंबर थ्योरी में आएगा आपको। ठीक है, तो इसको, तो इसके मतलब बताएंगे कि कौन सा कंसिस्टेंट हो सकता है, मतलब कौन से कंडीशंस में जिसके एक एटलीस्ट वन सोल्यूशन होना चाहिए, और कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं हो या फिर उसके अंदर इन्फिनिट सोल्यूशन हो। ठीक है, अगर हमने देखना है कि इसके अंदर एटलीस्ट वन सोल्यूशन हो, जैसे कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब होता है वन सोल्यूशन एटलीस्ट। ठीक है, तो फिर अगर वन सोल्यूशन हो तो इसमें क्या हो सकता है, या फिर जो जो दोनों लाइंस है ना वो इंटरसेक्टिंग हो ग्राफ पे, इंटरसेक्टिंग या फिर एक दूसरे पे कोइंसाइड करती हो। इंटरसेक्टिंग का मतलब ये है कि ये ग्राफ है, ये एक फंक्शन ऐसे जा रहा है और एक फंक्शन ऐसे जा रहा है। मान लो जैसे ये लाइन है, इसका इक्वेशन ये वाला है, प्लस में सी वन इज इक्वल टू जीरो, और जो से ये वाला लाइन जा रहा है, ये क्या है हमारे पास, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और जहाँ पर ये इंटरसेक्शन हो रहा है ना यहाँ पर, ये हमारे पास उसका सोल्यूशन होता है। मान लो इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वन कोमा वाई वन, तो हमारे पास ये एक सोल्यूशन मिलेगा अगर ये इंटरसेक्टिंग करते हो। अब ये नहीं है कि जो लाइन है वो दोबारा कर्व बैक करेगा और ये इसके साथ करेगा, तो ऐसे तो एक लीनियर इक्वेशन तो बन नहीं सकता, कोई nth डिग्री पॉलिनोमियल बनेगा, जो कि हमको चाहिए नहीं। तो अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो उसके उसके पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा, और इसका कंडीशन मैं आपको बाद में बताऊंगा। और जो कोइंसाइड क्या होता है, कोइंसाइड का मतलब होता है कि एक दूसरे के ऊपर है, एक दूसरे के ऊपर लीनियर इक्वेशन। तो मान लो एक इक्वेशन ऐसे जा रही है और दूसरी इक्वेशन इसके ऊपर ही जा रही है। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर है इक्वेशंस, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो, दोनों इसी के ऊपर हैं। अगर दोनों इसी के ऊपर है तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स क्या है, बहुत सारी इन्फिनिटी पॉइंट्स है हमारे पास। तो हमारे पास इसके कितने सोल्यूशंस हो जाएंगे, इन्फिनाइट सोल्यूशंस। हमने क्या पढ़ा अभी, अगर हमारे पास जो लीनियर इक्वेशंस है, दो लीनियर इक्वेशन अगर वो इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो हमारे पास उसके वन सोल्यूशन मिलेगा। और अगर जो दो लीनियर इक्वेशंस है अगर वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करते हैं, तो हमारे पास इन्फिनाइट सोल्यूशंस आएंगे, क्योंकि हमारे पास इन्फिनाइट पॉइंट्स होंगे यहाँ पर। ठीक है, कंसिस्टेंट हो गया अपन का। अब इनकंसिस्टेंट करते हैं, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है जिसके जीरो सोल्यूशंस हो, जीरो सोल्यूशंस हो, नो सोल्यूशंस। ठीक है, तो फिर
इसका होता है हमारे पास, ओ सॉरी, एक ही केस होता है इसका, जो कि पैरेलल है। अगर जो दोनों लाइंस है वो पैरेलल होंगे, ठीक है। जैसे मैंने मान लिया एक लाइन जैसे जा रहा है और एक लाइन इसके ऐसे जा रहा है, बिल्कुल पैरेलल में। ये दोनों पैरेलल है, कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो मान लिया a1 x1 प्लस b2, सॉरी x b2 y इज प्लस में c1 इज इक्वल टू 0, और सॉरी यहाँ पर b1 आएगा, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं पर भी इंटरसेक्शन नहीं हो रही, ना इसके ऊपर मतलब कोइंसाइड वगैरह हो, ना कोई इंटरसेक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब इसके जीरो सोल्यूशन, हेंस ये इनकंसिस्टेंट है। अब इसके कंडीशंस पे चलते हैं कि हम कैसे पता लगा सकते हैं बिना ग्राफ के कि दो लीनियर इक्वेशंस या फिर इंटरसेक्टिंग है, कोइंसाइड करती हैं और या फिर पैरेलल है, ठीक है। तो मान लिया मैं लेट किया मैंने दो इक्वेशंस a1 x, ऐसे लिखा होता पहले मैंने, पर कोई बात नहीं, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो अगर हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस है, अगर इंटरसेक्टिंग होंगी ना, तो हमारे पास उसका कंडीशन होगा इनका रेशियो और इसका रेशियो नॉट इक्वल होना चाहिए, एक्स का रेशियोज और वाई का रेशियोज नॉट इक्वल होना चाहिए। जैसे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। अगर हमारे पास पैरेलल होंगी और इसमें क्या होगा, वन सोल्यूशन, है ना, वन सोल्यूशन। अगर पैरेलल होंगी तो इसका वो क्या होगा, कंडीशन क्या होगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, और इसके क्या होंगी, जीरो सोल्यूशन होंगी, ठीक है, ठीक है। और अगर हमारे पास कोइंसाइड करती हो, तो हमारे पास इसका a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, जिसमें हमारे पास इन्फिनाइट सॉल्यूशंस होंगी, ठीक है। नोट डाउन कर लेना एक बार, काफी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। फ्री नंबर है ये। चलो हमारी कंडीशंस भी हो गई। अब वे ऑफ सॉल्विंग, लीनियर इक्वेशंस बचा अपन के पास। अब वे ऑफ सॉल्विंग, एक तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन है। अब एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं कि हमारे पास है 2x + 5y इज इक्वल टू 6, ठीक है। 2x + 5y इज इक्वल टू 6 मिल गया हमको, और 3x + 6y इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब इसको सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब एक वेरिएबल को हमने वैल्यू निकालना है दूसरे वेरिएबल में। तो मैंने ये वाला वेरिएबल इक्वेशन उठाया, मैंने पहले x को उधर ले गया, तो हमारे पास 6 - 2x इज इक्वल टू 5y, है ना। अब दोनों से 5y को तो 5y मैंने डिवाइड में ले गया, तो 6 - 2x डिवाइड बाई 5, ये एक इक्वेशन मिल गया अपन के पास। अब इसी इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं। अब ये y है, y की वैल्यू क्या है हमारे पास, पुट कर दो। तो 3x प्लस में 6 - 5x/5 इंटू में 6, ठीक है, और यहाँ पर क्या है 5, ठीक है। अब इसको वो कर देते हैं, सोल्व करना है हमको। 6 को अंदर मल्टीप्लाई में ले लो और यहाँ पर एलसीएम ले लो, 15x बन जाएगा यहाँ पर। 15x प्लस में 36, 36 माइनस में 30, 30x डिवाइडेड बाय 6, और 6 उधर मल्टीप्लाई में ले जाओ, तो 6 × 5 क्या हुआ 30, ठीक है। अब ये क्या हुआ -15x, ये उधर क्या हो जाके जाके हो जाएगा -6, ये कटा और ये कटा, तो 6/15 या फिर 2/5, एक्स की वैल्यू 2/5 आ गई, ठीक है। अब इस एक्स को, अब ये एक्स की वैल्यू निकल गई अपने पास। अब इसी एक्स की वैल्यू वाई में डाल देते हैं, तो हमारे पास वाई की वैल्यू निकल जाएगी। तो y इज इक्वल टू x - 2 इंटू 2/5 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। यहाँ पर 4/5 हो जाएगा, तो 4 लिख दो यहाँ पर। अब यहाँ पर 5 और 6 का एलसीएम ले लो यहाँ पर, तो 30 मिल जाएगा। तो यहाँ पर 30 - 4 आ जाएगा, यहाँ पर 30 - 4 आ जाएगा। 30 - 4 क्या होता है 26, तो 26/5 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 5। अब y को नीचे ले जाओ, तो ये क्या हो 26/25, ये y की वैल्यू निकल गई, और ये हमारे पास x की वैल्यू निकल गई। अगर कोई गलती हो तो बता देना, पर जहाँ तक मेरे को लगता है सही किया मैंने, एक बार वो कर देना, सही किया, वेरीफाई वगैरह कर लेना, ठीक है। अभी सब्स्टिट्यूशन निकल गया अपन के पास। अब एलिमिनेशन की बारी, जो कि बहुत ईजी है।
मेरा फेवरेट तरीका है एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन की बारी है। एलिमिनेशन, मानो मैंने एग्जांपल ले लिया, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 और 2x प्लस में 5y इज इक्वल टू में 14। ठीक है। हम्म, तो एलिमिनेशन में हम ट्राई करते हैं कि ना की x की जो कोफिशिएंट है वो सेम आ जाए, या फिर y की कोफिशिएंट सेम आ जाए। जैसे कि y की कोफिशिएंट क्या है 5 और y की कोफिशिएंट क्या है 2। इन दोनों को हमने सेम करना है, तो इन दोनों को सेम कैसे करेंगे? यहाँ पर पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 5 कट जगह 2 10 आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 2 10। और यहाँ पर हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5 मल्टीप्लाई 2 क्या हो 10, तो यहाँ पर 10y और 10y बन रहा है। पर हमने ऐसे देखे ना कि ना कौन सा सबसे इजी होगा, हमने x को चेंज करना है या फिर y को चेंज करना है। अब यहाँ पर देखो कौन सा इजी होगा, x को चेंज करना होगा ना, क्योंकि यहाँ पर 1 है, 1 के साथ कोई भी मल्टीप्लाई कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही मिलेगा। अगर इस पूरी इक्वेशन को मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये क्या बना हमारे पास, 2x प्लस में 4y इज इक्वल टू 12। ठीक है। अब यहाँ क्या देख सकते हो, x की कोफिशिएंट्स और x की कोफिशिएंट सेम है, तो इन दोनों को माइनस कर दो, ये दोनों प्लस के है ना, तो इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। 1 को मैंने कर दिया -2 से, तो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, और 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 14। मैंने कर दिया माइनस, इसको माइनस माइनस माइनस, ये कटा, तो ये क्या हुआ -y, ये क्या हुआ -2। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या अल्टीमेटली क्या निकला, y इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास y इज इक्वल टू 2 मिल गया, तो इसी y को हमने एक इक्वेशन, कौन से भी इक्वेशन में डाल दो, ये बोले जो सबसे इजी इक्वेशन मिले आपको उसमें डाल देना। तो y इज इक्वल टू 2 में डाल दो इसको, तो y प्लस में 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है 4 इज इक्वल टू 6, तो वहां पर माइनस में चल देगा, 6 माइनस 4 क्या होता है 2। ये अपन के पास बन गया y इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2। हमारे पास इक्वेशंस बन गए 2,2, मतलब सोल्यूशन हो गया। ठीक है, चलो अब एलिमिनेशन भी हो गया हमारा। अब थर्ड में मैं बताता हूँ रिडक्शन। कुछ क्वेश्चन आते हैं रिडक्शन पे, तो उसको भी क्लियर कर देते हैं हम। रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास मान लो 5/x प्लस में 6/y इज इक्वल टू 30, और 2/x प्लस में 1/y इज इक्वल टू मान लो 45। छोड़ो क्यों इतने बड़े हैं, 10 और 15। ठीक है। अब इसको करने के वे ये है कि अगर मान लो आपके पास 1/x और 1/y कोई भी फ्रैक्शन के फॉर्म में, जैसे 1/x+5 या फिर 1/y+5, इन सबको ना u या फिर v कोई भी एक वेरिएबल ऐड कर लो, अल्फा बीटा। मैं अल्फा बीटा मान लेता हूँ। ठीक है, पोलिनोमियल्स का आदत है मेरे को, तो इससे लूंगा मैं। तो मैंने लेट कर लिया 1/x को मैंने अल्फा, और मैंने 1/y को लेट कर लिया मैंने बीटा। तो इसको सबको इसमें कर दो पुट। तो पहला इक्वेशन कैसे बन जाएगा, 5 अल्फा प्लस 6 बीटा इज इक्वल टू 10, है ना। तो यहाँ पर इसमें भी कर दो सेकंड इक्वेशन में, तो 2 अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पर सिंपल, जैसे मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड करवाया था वैसे सेम टू सेम कर दो। यहाँ पर बी का कोफिशिएंट देखो, ये इजी है ना, यहाँ पर 1 है, तो अगर इस पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बन जाएगा ना हमको 6 के, सॉरी बीटा के कोफिशिएंट्स इक्वल आ जाएंगे। तो क्या बना अपन के पास, तो 12 अल्फा प्लस 6 बीटा इज इक्वल टू 90। ठीक है। अब ये सेकंड इक्वेशन और ये फर्स्ट इक्वेशन, अब टू सेकंड इक्वेशन को वन इक्वेशन माइनस कर दो, तो ये क्या हुआ, 12 अल्फा प्लस 6 बीटा इज इक्वल टू 90, और ये 5 अल्फा प्लस 6 बीटा इज इक्वल टू 10। माइनस माइनस माइनस, ये 6 बीटा और 6 बीटा कैंसिल हो जाएगा, और 12 अल्फा माइनस 5 अल्फा क्या होगा, 7 अल्फा, और ये क्या होगा 80। तो अल्फा की वैल्यू 80/7। अब हम जानते हैं कि अल्फा की वैल्यू क्या है, 1/x, पुट कर दो इसके अंदर, तो 80/7 इज इक्वल टू 1/x। तो इससे क्या होगा, x की वैल्यू 7/80। ठीक है, x की वैल्यू 7/80। अब अल्फा की वैल्यू जानते हैं हम। अब अल्फा की वैल्यू किसी भी एक उसमें डाल दो, कोई भी इक्वेशन में, और बीटा की वैल्यू निकाल लेना। अगर बीटा की वैल्यू निकल गई तो फिर y की वैल्यू निकल जाएगी, खुद कर लेना आप। कमेंट सेक्शन में बता देना इसका आंसर क्या होगा, और क्या होमवर्क। अब हमारा रिडक्शन भी हो गया। अब बचा हमारे पास जो हमारे सिलेबस में नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन।
तो पहले इसका हम प्रूफ कर लेते हैं, फिर बाद में उसका जो स्टेटमेंट है वो कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को याद नहीं स्टेटमेंट। प्रूफ के साथ मैं आपको बता दूंगा स्टेटमेंट क्या है। ठीक है। तो प्रूफ क्या होगा, हमने लेट कर लिया टू, टू इक्वेशंस क्या होंगे, लेट कर लिए टू इक्वेशंस, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ पर अब सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं हम। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। पहले तो y की वैल्यू निकाल लो यहाँ पर। तो बी वन वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस में ले जो जितने भी नॉन वाई टर्म्स है, तो माइनस का ए वन एक्स माइनस सी वन, ढंग से चल नहीं रहा है, एक सेकंड। ठीक है, तो अब दोनों साइड बी वन से डिवाइड कर दो, तो y इज इक्वल टू माइनस ए वन बाई बी वन एक्स माइनस सी वन बाई बी वन। ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन को सेम टू सेम ऐसे करेंगे। सिमिलरली अगर दूसरी इक्वेशन करेंगे तो माइनस ए टू बाई बी टू एक्स माइनस सी टू बाई बी टू, हाँ माइनस सी टू बाई बी टू। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वेट कर दो। ठीक है, if a is equal to b and b is equal to c, then a is equal to c, यूक्लिड का पोस्टुलेट फिर एक्सियम। ठीक है, इन दोनों को इक्वेट कर दिया। तो फिर अगर इक्वेट कर दिया, ये दोनों साइड से माइनस को कॉमन ले लो, माइनस को कॉमन ले लो। अगर दोनों को इक्वेट कर दिया तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है अपन को। तो ए वन बाई बी वन एक्स प्लस सी वन बाई बी वन इज इक्वल टू ए टू बाई बी टू, ए टू बाई बी टू एक्स प्लस में, यहाँ प्लस लग गया, प्लस में सी टू बाई बी टू। अब तो से एक्स के टर्म्स है वो एक साइड ले दो, और जो कॉन्स्टेंट टाइम्स टर्म्स एक साइड ले दो। ए टू यहाँ पर माइनस में ले दो, ए वन बाई बी वन ए टू बाई बी टू, मैंने एक्स कॉमन ले लिया यहाँ पर, इज इक्वल टू सी टू बाई बी वन माइनस सी वन बाई बी वन, सॉरी बी टू आएगा यहाँ पर, माइनस सी वन बाई बी वन। तो अब यहाँ पर एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम लेने की वजह से यहाँ पर ए क्या बनेगा, ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन डिवाइडेड बाई बी वन इंटू बी टू, और ये तो होल मल्टीप्लाई बाई एक्स। और यहाँ पर क्या बनेगा, स्पेस यहाँ पर फिल करना, सी टू बी वन माइनस सी वन बी टू डिवाइडेड बाई बी वन इंटू बी टू। तो बी वन बी टू बी वन बी टू कैंसिल, है ना। तो क्या बना हमारे पास, यहाँ पर कौन सा ये टर्म, ये डिवाइड में ले जाओ और ये टर्म डिवाइड में ले जाओ। ठीक है, तो क्या बना हमारे पास, x डिवाइडेड बाय सी टू बी वन माइनस सी वन बी टू इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। ये हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गया, एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, इस सबको रेस कर देता हूँ मैं, लिख लिया होगा आपने, या फिर पॉज करके लिखना अगर नहीं लिखा। तो क्या हमें मिला, एक तो मिला हमको x डिवाइडेड बाय सी टू बी वन माइनस सी वन बी टू इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। ठीक है, एक इक्वेशन ये बना। अब बारी है क्या कहते हैं x की वैल्यू निकालने की। हमने पहले y की वैल्यू निकाली थी, अब क्या कहते हैं x की वैल्यू निकालते हैं अब। तो क्या थे हमारे पास, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। बढ़िया। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी, बी वन वाई और सी वन को उधर ले जाओ माइनस में, और ए वन को डिवाइड में ले जाओ। मतलब क्या हुआ, माइनस को कॉमन ले लिया मैंने, और बी वन बाई ए वन वाई प्लस में सी वन बाई ए वन। ठीक है, अब सेम टू सेम इसी का कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस बी टू बाई ए टू वाई प्लस सी टू बाई ए टू, दोनों को इक्वेट कर लो, है ना। इक्वेट करने की वजह से ये माइनस और माइनस कट देगा। ठीक है, तो बी वन बाई ए वन वाई प्लस सी वन बाई ए वन इज इक्वल टू बी टू बाई ए टू वाई प्लस सी टू बाई ए टू। वाई के टर्म्स उधर ले जाओ और कॉन्स्टेंट टर्म्स उधर ले जाओ, वाई को मैंने इधर ले गया, तो बी वन बाई ए वन माइनस बी टू बाई ए टू, और कॉमन ले लिया मैंने वाई, इज इक्वल टू सी टू बाई ए टू माइनस सी वन बाई ए वन। ठीक है, अब एलसीएम ले लो दोनों साइड्स। तो बी वन ए टू माइनस बी टू ए वन डिवाइडेड बाई ए वन ए टू इंटू में वाई इज इक्वल टू सी टू ए वन, दिख रहा है ना, या फिर मेरा आगे तो नहीं आ रहा, चलिए यहाँ पे करते हैं, सी सी टू ए वन माइनस सी वन ए टू डिवाइडेड बाई ए वन ए टू, ए वन ए टू ए वन ए टू कैंसिल, है ना। अब ये वाला टर्म को डिवाइड में ले जाओ और ये वाला टर्म यहाँ पर डिवाइड में ले जाओ, है ना। हाँ बिल्कुल। ठीक है, यहाँ ले गया मैं, तो y डिवाइडेड बाय सी टू ए टू माइ, ओ सॉरी सॉरी सॉरी,
C2 A1 minus C1 A2 is equal to 1 divided by B1 A2 माइनस B2 A1। ठीक है, ये कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पर इक्वेट होने को? यहाँ पर इक्वेट नहीं हो रहा क्योंकि हमने यहाँ पर माइनस माइनस एक बार वो लेते हैं कॉमन। अगर माइनस कॉमन ले लिया हमने तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई माइनस B2 A1 माइनस B1 A2 इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय C2 A1 माइनस C1 A2। अभी माइनस को उधर ले जाओ माइनस में, तो माइनस वाई डिवाइड बाई C2 A1 माइनस C1 A2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय B2 A1 माइनस B1 A2। ठीक है, अभी दूसरा इक्वेशन बन गया हमारे पास। अब ये देखो, 1 डिवाइडेड B2 A1 माइनस B1 A2, और यहाँ क्या, सॉरी 1 डिवाइडेड बाय सॉरी B1 A1, सॉरी B2 A1 माइनस B1 A2। ठीक है, अगर ये इज इक्वल टू दिस, ये वाला क्वांटिटी अगर इस क्वांटिटी को इक्वल है और ये वाला क्वांटिटी सेम टू सेम इस क्वांटिटी को इक्वल है, तो ये वाला क्वांटिटी इसके क्वांटिटी को इक्वल है। मतलब रुको एक सेकेंड, मैं क्या लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, यूक्लिड का एक एक्सियम पढ़ा होगा आपने कि ना, इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, देन ए इज इक्वल टू सी और ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। अब यहाँ पर ये ए है और ये बी है, ये बी है और ये सी है। अभी देखो, ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, देन ए इज इक्वल टू सी और ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो अगर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी के फॉर्मेट में लिखें तो एक्स डिवाइड, ये काफी लंबा जाएगा, एक सेकंड। तो एक्स यहाँ पर लिख देता हूँ, तो एक्स बाय C2 B1 माइनस C1 B2 इज इक्वल टू, ठीक है, सी इज इक्वल टू माइनस वाई डिवाइडेड बाय C2 A1 माइनस C1 A2 इज इक्वल टू बी 1 डिवाइडेड बाय B2 A1 माइनस B1 A2। बस, ये आपका है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब पता लगा क्यों सिलेबस से बाहर था, इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज, नॉट इन सिलेबस बट प्रूफ फॉर फन। ठीक है, जैसे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रूफ करवाया था, मैं तो फन के लिए करवा रहा था, पर है तो है नहीं। मैथ्स भी तो फन चीज है यार, समझा करो। ठीक है, अब वेज ऑफ सॉल्विंग भी हमारा डन हो गया। ठीक है, अब वेवी कर्व मेथड कराऊं? नहीं यार, प्लस प्लस वन में हो जाएगा, रहने दो, वेवी कर्व रहने दो, वो तो इनइक्वलिटीज में आ जाएगा। अब किसकी बारी है अपन के पास, ग्राफ्स की। ग्राफ्स पे कैसे प्लॉट करें, ग्राफ्स पे कैसे प्लॉट करें। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल ले लिया कौन सी इक्वेशन के, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन और y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ले लिया मैंने। वैसे ये रहने दो, ये रहने दो, ऐसे बन नहीं सकते कभी। तो y इज इक्वल टू 2x ले लिया मैंने। ठीक है, ये y इज इक्वल टू 2x बन गया हमारे पास। तो अब हम करेंगे ग्राफ पे प्लॉट, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब y एक्सिस क्या होता है, फंक्शन f ऑफ x, y इज इक्वल टू f ऑफ x। अब हमारे पास एक एक करके x की वैल्यू पुट करेंगे, फिर y की वैल्यू पुट करेंगे, ऐसे करते करते। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन का लेते हैं हम। अगर x इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू 1। अगर x इज इक्वल टू 1 है तो y इज इक्वल टू 2 है। अगर x इज इक्वल टू 3 है तो y इज इक्वल टू 4 है। यहाँ पर 2 और 3 ले लो। y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3 है तो y इज इक्वल टू 3, अगर x इज इक्वल टू 2 है तो y इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लॉट करते हैं। अब x 0 कहाँ पर है, यहाँ पर 0, और 0 पे 1 क्या है, y। तो यहाँ पर 1 2 3। ठीक है, ये 1 2 3। ठीक है, अब ये एक पॉइंट ये बन गया हमारे पास। अब x पे 1 पे तो y2 मिल रहा है, तो एक पॉइंट ये मिल गया हमको। और x इज इक्वल टू 2 पे y3 मिल रहा है। ठीक है, अभी हमारे पास एक यहाँ पर ऐसे जा रहे हैं पैटर्न के हिसाब से, ऐसे एक लाइन जा रहा है, तो यहाँ से लाइन खींच दो ऐसे करके। ये एक लाइन चल गया हमारे पास, और एक कौन सा फंक्शन है इस लाइन का, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन।
ठीक है। अब हमारे पास इस इक्वेशन का देख लेते हैं। अगर x इज इक्वल टू जीरो है तो y इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू वन है तो y इज इक्वल टू टू है, अगर x इज इक्वल टू टू है तो y इज इक्वल टू फोर है। यहाँ पर फोर एक बार कर दो, ठीक है। ये डॉट्स डॉटेड लाइन साइड कर दो क्योंकि मैशअप हो जाएगा सब कुछ। x इज इक्वल टू जीरो तो y इज इक्वल टू जीरो, ओरिजिन तो इसके साथ इस यहाँ से जाएगा। अगर x इज इक्वल टू वन और y इज इक्वल टू टू, एक्स इज इक्वल टू वन पे y इज इक्वल टू टू आ रहा है, सेम वही यही पॉइंट पॉइंट सॉरी। अगर x इज इक्वल टू है तो y इज इक्वल टू फोर पे आ रहा है, y इज इक्वल टू फोर पे आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर एक लाइन जा रहा है, इसको कनेक्ट करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं, ऐसे जाएगा एक लाइन, ऐसे एक लाइन जाएगा और इस लाइन का क्या होगा फंक्शन, y इज इक्वल टू टू एक्स। अब यहाँ पर कहाँ पर कट हो रहा है, यहाँ पर कट हो रहा है ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इन दोनों का सोल्यूशन। जैसे मैं बोल रहा था इंटरसेक्टिंग लाइंस, राइट। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस देखने हैं, देखो कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, यहाँ पर सब कुछ तो y माइनस एक्स माइनस वन, और y इज इक्वल टू एक्स तो y माइनस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ पर ए वन क्या है माइनस वन, तो माइनस वन, और ए टू क्या है माइनस टू, और यहाँ पर बी वन क्या है, बी वन क्या है वन, और बी टू क्या है वन। अब ये नॉट इक्वल टू है ना, तो इज इक्वल टू क्या बना हमारे पास, क्या डिड्यूस कर सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है। हमने यहाँ पर भी प्रूव कर दिया इंटरसेक्टिंग लाइंस है, और यहाँ पर भी प्रूव कर दिया कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है ग्राफ के थ्रू, ठीक है। तो हमारे ये सोल्यूशन बन जाएगा। ऐसे हमने ग्राफ पे प्लॉट करना है। अब इसका एक एक्सटेंडेड वो कर सकते हैं, मतलब एक्सटेंशन कर देंगे इस क्वेश्चन का, कि मान लो इस ट्राइंगल का एक एरिया निकाल दो, ठीक है। या फिर एक ट्रेपीजियम फॉर्म कर रहा है यहाँ पर सोल्यूशन और यहाँ के बीच में, तेरा सोल्यूशन और ये वाले पॉइंट के बीच में, इसका एरिया निकाल दो, वगैरह वगैरह, ठीक है। ओके, चलो फिर ये खत्म हो गया, ग्राफ्स भी खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, मेरे को तो लगता है चैप्टर ही खत्म हो गया। क्या बचा और, कुछ भी नहीं बचा और बोलो, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना रह गया, हम अगले सेशन में कर देंगे। एक बार वो बुक में देख लेता हूँ मैं कोई, हाँ ये रहा बुक, बुक में देख लेता हूँ एक बार। सब कुछ हो गया ना, अ, सब कुछ करवा दिया, कंडीशंस भी करवा दिए हैं, ग्राफ्स भी करवा दिया आपको मैंने, ठीक है। ठीक है ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी हो गया, एलिमिनेशन रिडक्शन सब्स्टिट्यूशन, सब कुछ हो गया। सिस्टम वाले क्वेश्चंस भी करवा दूंगा मैं आपको, बहुत इजी होती हैं। बस खत्म, खत्म चैप्टर आपका। कितने मिनट में, 32 मिनट्स में, आप देख लो। एक घंटे दो घंटे के बजाय मैं 32 मिनट्स में खत्म कर रहा हूँ मैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है। चलो फिर, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो भी इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे प्रीवियस 10 years के क्वेश्चंस पे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, सारे तो करवा नहीं पाऊंगा, जो डिफरेंट क्वेश्चंस है वो आपको करवा दूंगा, आपको टच मिल जाएगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं 10th के बोर्ड में। और प्रॉब्लम सॉल्विंग नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आपको एक्सप्लेनेशन सही लगा तो प्लीज़, थैंक यू, सब्सक्राइब लाइक।